केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कि शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा, जो हमारे केवीएस पीजीटी हिंदी के नए पाठ्यक्रम में शामिल है। अंतर को घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। दाजियों। शेखर जोशी, जन्म सन 1932, अल्मोड़ा, उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह। एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह। सम्मान, पहल सम्मान मिला है। पिछली सदी का छठा दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच एक भरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता है। प्रतीत होता है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो ये था पाठ परिचय और लेखक परिचय, संक्षिप्त परिचय। और अब शुरू होती है कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब कैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग जो उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही है। ना ही उसे अभ्यास ही है और ना वैसी गति।
पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गए। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता और दाएं हाथ से भट्टी में गरम होते लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते। बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन की प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम व गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूड़ी 24, सटाक। एक संटी उसके पिंडलियों पर मास साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते ही वह फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था,
और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर के भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पूर्वताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वह किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन लिख पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पते लाने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों से पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सामा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे।
8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टी में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म होती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में से तिनका दबाकर सत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते करते धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिछ कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़ा की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकुनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अब कुछ कठिन शब्द, ये कहानी खत्म होती है। गलता लोहा। निहाई का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातु को रखकर पीटते हैं। अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास के। अनुगूंज का अर्थ है प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हंसुए का अर्थ होता है घास काटने का औजार या दराती। पुरोहिताई का अर्थ होता है पुरोहित, धार्मिक कृत्य कराने वाला का व्यवसाय, पुरोहित का भाव। निष्ठा का अर्थ होता है श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता।
रुद्री पाठ का अर्थ होता है शंकर की आराधना का एक प्रकार। धौकनी का अर्थ होता है लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला। संटी का अर्थ होता है पतली डंडी या छड़ी। प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी। विद्या व्यसनी का अर्थ होता है पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे का अर्थ है घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटेरिएट का अर्थ होता है सचिवालय। त्रुटिहीन का अर्थ होता है जिसमें कोई कमी ना हो। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न उत्तर। शेखर जोशी गलता। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश में 90 वर्ष की आयु में हुई। जन्म 1932 में और मृत्यु 2022 में। 1932-2022 देखिए 90 वर्ष की आयु। ठीक। 1987 उत्तर प्रदेश इन्हें पुरस्कार मिले शेखर जोशी को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 में। 1995 में साहित्य भूषण, 1997 में पहल सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, श्रीलाल शुक्ल सम्मान। और शेखर जोशी की रचनाएं हैं कोसी का घटवार 1958, दाज्यू, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार है 1990, मेरा पहाड़ 1989, डागरी वाला 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, एक पेड़ की याद 2015, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, गाइड, निर्णय, नेकलेस, किस्सागो, संवादहीन, आशीर्वचन। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखते हैं। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1931 में अल्मोड़ा में, 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में, 1930 में देहरादून में, 1931 में पौड़ी गढ़वाल में। तो इनका जन्म हुआ था 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में। विकल्प ब सही है। कौन सा सम्मान शेखर जोशी को मिला है? साहित्य भूषण सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार या उपर्युक्त सभी। तो शेखर जोशी को उपर्युक्त सभी सम्मान मिले हुए हैं। शेखर जोशी जी किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं? सचेतन कहानी, नई कविता, नई कहानी आंदोलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन स सही है। गलता लोहा कहानी किस पर केंद्रित है? समाज के जातिगत विभाजन पर, नारी शिक्षा पर, विधवा पुनर्विवाह पर या विविध कलाओं पर। तो गलता लोहा कहानी समाज के जातिगत विभाजन पर केंद्रित है। ऑप्शन विकल्प सही है। गलता लोहा कहानी के पात्र हैं मोहन, धनराम, मास्टर त्रिलोकी या उपर्युक्त सभी। तो गलता लोहा कहानी के सभी पात्र हैं मोहन, धनराम, मास्टर त्रिलोकी, ये सभी गलता लोहा कहानी के पात्र हैं। गलता लोहा कहानी में मास्टर जी की भूमिका में कौन है? त्रिलोकी सिंह, धनराम, चंद्रदत्त या गोपाल सिंह। तो गलता लोहा कहानी में मास्टर साहब की भूमिका में त्रिलोकी सिंह है। ऑप्शन विकल्प सही है। गलता लोहा कहानी में स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती थी? गलता लोहा कहानी में स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती थी? इतनी शक्ति हमें देना दाता, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वर दे वीणा वादिनी वर दे। तो स्कूल में प्रार्थना होती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। गलता लोहा कहानी में यह बात किसके लिए कही गई है? धनुआ अर्थात धनराम के लिए, मोहन के लिए, त्रिलोक के लिए या चंद्रदत्त के लिए। तो गलता लोहा कहानी में यह बात धनुआ अर्थात धनराम के लिए कही गई है। विकल्प सही है। तो खत्म होती है ये कहानी, गलता लोहा कहानी शेखर जोशी की। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि अगर इस पाठ से प्रश्न आया परीक्षा में तो जितने प्रश्न मैंने बनाए हैं इसी के अंदर से ही आपको देखने को मिलेंगे।
और मेरे साथ जो भी लोग केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की, केवल केवीएस की ही नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन की हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे साथ जरूर जुड़े मेरे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और वहां भी आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। और अपने मन में ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो भी मन में प्रश्न उठ रहे हो वो भी जरूर पूछिएगा, मैं सबके उत्तर दूंगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।